हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी रैप्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में अपने देश के बारे में जाने थे, उसमें जाने थे कि हमारे देश की चौहद्दी क्या है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना है, इसकी स्थिति कैसा है और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। प्रशासनिक मानचित्र के बारे में जाने थे। 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाने थे और भौतिक मानचित्र के बारे में जाने थे। भौतिक मानचित्र में इसको 5 भागों में बांटा गया था। पहला पर्वत था, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठारी क्षेत्र, चौथा तटीय क्षेत्र और 5वां द्वीप समूह में बांटा गया था। चलिए, आज का सेशन है कि भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। इसमें जलवायु के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, जलवायु के बारे में जानने से पहले जानना पड़ेगा कि मौसम क्या है। तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें क्या क्या चीज़ का परिवर्तन होगा? तो तापमान का होता है, वर्षा का होता है तथा सूर्य के विकिरण ऊर्जा का होता है। तो इसी को मौसम कहा जाता है। यानी कि आसपास देखते होंगे कि कभी कभी बारिश का दिन आ जाता है, कभी कभी शरद ऋतु आ जाता है, कभी कभी गर्मी का दिन आ जाता है। तो आप जानते होंगे कि ठंडे के दिन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म में खाना खाते हैं। लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो ऊनी वस्त्र पहनना छोड़ देते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडे खाना खाते हैं, यानी कि ठंडा खाना पीना भोजन निषम करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हर मौसम में मौसम के अनुसार पर ही हम लोग चेंज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, यानी कि मौसम को भारत में 4 भागों में विभाजित किया गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए, पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे सर्दी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मार्च से मई तक गर्म मौसम रहता है, जिसे गर्मी के नाम से या ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। तीसरा है जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे वर्षा कहा जाता है। अगला है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, इसे शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, दिसंबर से फरवरी तक, यानी कि DF, ऐसे याद रखिएगा कि DFS, यानी कि D से दिसंबर, F से फरवरी और S से सर्दी, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का मौसम रहेगा। अगला MG, यानी कि M से हो गया मार्च, M से हो गया मई, यानी कि मार्च से मई तक गर्मी का मौसम रहेगा। जी में से गर्मी, ऐसे ही याद रखिएगा। अगला जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे वर्षा कहा जाता है। तो JS भी ऐसे याद रखिएगा, J से जून, S से सितंबर तथा V से वर्षा। अगला अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद होता है। तो इसे ऐसे ही याद करिएगा कि अक्टूबर ONS, यानी कि O से अक्टूबर,
एन से नवंबर और एस से शरद। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, उसे शीत ऋतु के भी नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसमें शीत ऋतु बताया गया है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो इसमें बताया गया कि सूर्य की प्रकाश की किरण है जो पृथ्वी पर सीधी रेखा में नहीं पड़ती है उत्तर भारत में, जिसके कारण क्या होता है कि उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है और ठंड पड़ने लगती है। ये कब होता है? तो दिसंबर से फरवरी तक के महीना में शीत ऋतु का मौसम रहता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। देखिएगा ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया। तो ग्रीष्म ऋतु कब पड़ता है? मार्च से मई तक, यानी कि MMG। तो मार्च से मई तक सूर्य की प्रकाश की किरण है वह अधिकतर सीधी रेखा में पड़ती है पृथ्वी पर, जिसके कारण तापमान क्या होता है कि बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण अधिक गर्म हो जाता है, इसी को ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट और दिया गया है कि दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जब दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है तो उसे लू के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है, यानी कि इस समय क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से पवन आती है पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर एक कहाँ से आती है? तो बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से, और वह स्थल की ओर आ जाती है। स्थल पर कहीं पहाड़ से टकरा जाती है, कहीं पठारों से टकरा जाती है, कहीं ऊंच भूमि रहता है उससे टकरा जाता है, इसी कारण बारिश होता है। अगला है मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कहलाता है। तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम वर्षा होती है। तो देखिए इसमें बताया गया, पिछला में बताया गया था कि वह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आएगा और स्थल की ओर और किसी स्थान पर टकराएगा तब वर्षा होगा। इसमें बताया गया कि ये स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाती है। और इसमें एक विशेष बात और बताया गया है कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इसी मौसम के कारण वर्षा होती है, यानी कि शरद ऋतु में तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये दोनों में वर्षा शरद ऋतु में होता है मानसून के लौटने के समय में। अब देखिए जलवायु के बारे में बताया गया है। तो जलवायु क्या है? तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी कि कोई भी स्थान हो वहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। तो इसमें अनेक वर्ष यानी कि 10 वर्ष का मापा गया होगा। तो 10 वर्ष का मापा गया मौसम का औसत दशा को जलवायु ही कहा जाता है। अगला देखिए कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन।
यानी कि यहाँ नोट करने वाली बात है कि देखिए, जो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। मानसून कहाँ से लिया गया? तो अरबी शब्द के मौसम से लिया गया है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। इसमें और नोट करिएगा कि भारत की स्थिति है पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, इसी कारण अधिकतर वर्षा होती है जो मानसूनी पवन से होती है। अगला लिखिएगा कि भारत में जो कृषि होती है वह वर्षा पर निर्भर करती है। अगर बारिश न हो तो कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है, सोचिए। चलिए आगे। तो आगे बताया गया है कि किसी स्थान की जलवायु मापने से पहले वह किस पर निर्भर करेगी? तो उसके स्थान की स्थिति कैसी है, ऊंचाई कितना है उस स्थान से, समुद्र से दूरी उसका कितना है, और ऊंचा वक्ष कैसा है, वहाँ के उभर खावर स्थान है या समतल है, ये सभी पर निर्भर करते हैं किसी स्थान की जलवायु। नोट कर लीजिएगा कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचा वक्ष पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। कभी कभी देखे होंगे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। यहाँ बहुत ही कम मात्रा में बारिश होता है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाके में चलते हैं तो पहाड़ी इलाका में जम्मू हो गया, जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। लेकिन तटीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मुंबई और कोलकाता में जलवायु मध्यम रहता, ना ही अधिक गर्म होता है ना ही अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। यानी कि देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण कितना परिवर्तन हो जाता है किसी स्थान में, किसी स्थान की जलवायु में। देखिए, जलवायु की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ऊंचा वक्ष पर निर्भर करती है। इसीलिए कहीं देखते होंगे कि पठारी इलाका है, कहीं देखते होंगे पर्वतीय इलाका है, कहीं मैदान है, कहीं देखते होंगे कि तटीय मैदान है, देखते होंगे। तो यही ऊंचा वक्ष के कारण, उसकी स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण, समुद्र से दूरी के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने के कारण देखिए कि राजस्थान में मरुस्थल है, वहाँ जैसलमेर तथा बीकानेर जो जिला है वह बहुत गर्म रहता है, वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाकों में चलते हैं तो यहाँ कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, यानी कि अधिक बारिश होती है। और देखते हैं कि तटीय क्षेत्र में मुंबई हो गया, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ जलवायु है जो मध्यम होता है, ना ही अधिक गर्म रहेगा और ना ही अधिक ठंडे रहते हैं। और यहाँ नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, दिया रहेगा। तो इसमें बताया गया कि मौसिनराम जो स्थान है मेघालय में स्थित, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन कभी कभी जो क्या होता है कि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है। अगला देखिए, यहाँ जलवायु समाप्त हो गया। जलवायु क्या है, किस पर डिपेंड है, मौसम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, शरद ऋतु क्या है, ये सभी के बारे में जाने। आइए, किस पर डिपेंड करता है, ये सभी के बारे में जाने। आगे जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं।
हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। लिखिएगा, नोट करिएगा कि कुछ जो पौधे होते हैं छोटे आकार के होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे पौधों को झाड़ी कहा जाएगा। जैसे हो गया कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे, ये सभी झाड़ी के श्रेणी में आते हैं। आगे देखिएगा तो घास हो गया, झाड़ियाँ हो गया तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाएगा? तो प्राकृतिक वनस्पति उसे कहा जाता है जो वैसे वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ये सभी जलवायु पर भी डिपेंड करते हैं। बारिश है जो जलवायु पर डिपेंड करता है। और भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियां भी पाया जाता है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। देखिएगा यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। वैसा वन जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं उन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ घना वन हो जाते हैं। घना वन होने के कारण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश किरण जमीन तक पहुँच नहीं पाता है। यहाँ अनेक प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वर्ष भर दिखाई देते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ उत्तरी पूर्वी राज्यों के भाग है तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी है, उसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे हो गया महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ये तीनों जो वन हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कटिबंधीय वनों के लिए है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग है जो उष्णकटिबंधीय वनों के लिए है। अगला है पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी जो उष्णकटिबंधीय वनों के लिए है। आगे चलिए तो आगे बताया गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होता है? देखिएगा, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वन के बारे में बताया गया है। तो उष्णकटिबंधीय वन मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसे वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को ये वर्ष में कभी कभी अपनी पत्तियां गिराते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वन में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं महत्वपूर्ण है? तो साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। जैसा कि व्यवहारिक रूप में देखते होंगे,
सड़कों पर भी देखते होंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में अधिक मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिक मिलते हैं, बिहार में अधिक मिलते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। समझ गए? अगला है कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? शुष्क भागों में पाई जाती है। कम पानी की इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से वन होते हैं? कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया। ये सभी, जैसे कि ये सभी जो वृक्ष है ये कंटीली झाड़ियाँ के नाम से ही जाना जाता है। उदाहरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ देता है कि कैक्टस जो वन है वह किसका उदाहरण दे देगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? कंटीली झाड़ियाँ, खैर, बबूल, कीकर, सभी का उदाहरण आप रट जाइएगा। यानी कि यूपीएससी है जो वैसे ही व्यक्ति करेक्ट कर सकता है जो हमेशा ये सभी के बारे में जानता हो। एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्पज से कि मत पूछिए। इसमें राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिमी घाट के पूरी ढालों तथा गुजरात में ये वन पाए जाते हैं। राज्य के भी नाम पूछ देगा, इसमें से 3 राज्य देगा, एक नाम गलत कर देगा, कभी 2 राज्य देगा, 2 राज्य के नाम गलत कर देगा। अब पूछेगा कि बताइए कि ये सही है कि गलत है, स्टेट में दे देगा, आप पूछ देगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी को पूरा ध्यान से पढ़ना ही चाहिए। आगे है पर्वतीय वन। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इनकी ऊंचाई अधिक होगी। इनकी समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार होता है इसका। ये जो पर्वतीय वन का जो पेड़ होते हैं वे शंक्वाकार होते हैं। शंकुधारी वृक्ष भी इन्हें कहा जाता है। और इसमें चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सभी जो वन है उसे पर्वतीय वन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर्वत होगा वहाँ वहाँ ये वनस्पतियाँ जैसे चीड़, पाइन तथा देवदार पाए जाएंगे। अगला है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। यानी कि देखिएगा, तो ये मैंग्रोव वन है जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल जो सुंदरवन डेल्टा है इसी के नाम पर पड़ा है। अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है द्वीप समूह में। सुंदरी इस प्रकार के वनों का महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी कारण इसका जो नाम पड़ा है, इसी प्रजाति के कारण नाम पड़ा इस क्षेत्र का सुंदरवन पड़ा है। आगे है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो अगर वन न रहे तो बताइए कितना मानव को कठिनाई उठाना पड़ सकता है। पेड़ पौधे धरती पर खत्म हो जाए तो मानव का जीवन कितना कठिनदायी होगा। आप सोचिए, मानव जीवित भी नहीं रह पाएगा। उसी से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ते हैं तो वे ग्रहण करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन वे छोड़ते हैं तो हम सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पेड़ पौधे के जड़े मिट्टी को, और ख़ास बात है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी को अपने जड़ में बांध कर रखते हैं, जिसके कारण मिट्टी का अवरोधन नहीं होता है। वनों से हमें ईंधन, यानी कि वन से हमें ईंधन भी मिलता है, लकड़ी भी मिलता है, चारा भी मिलता है, जड़ी बूटियाँ भी मिलता है, लाख भी मिलता है, शहद भी मिलता है, गोंद भी, ये सभी वनों से ही मिलते हैं। यानी कि प्राकृतिक जितना भी चीज़ है वह हमें वनों से ही मिलेगा। इसमें
महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ वन्य जीवों का निवास स्थान भी होता है। लेकिन आजकल मानव अंधाधुंध कटाई कर रहा, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। हमें अधिक इसको बचाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना पड़ेगा, पेड़ को बचाना पड़ेगा, उसकी रक्षा करना पड़ेगा, पेड़ों के बारे में बताना पड़ेगा, उसके महत्व के बारे में बताना पड़ेगा। और कुछ वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल भी करना पड़ेगा, तब पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सकता है। ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले कम से कम 100 साल में पृथ्वी पर विनाश की घड़ी आ सकता है। जिस प्रकार से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रहा है, उस प्रकार से। अगला है, अब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान गए हैं। अब हम जानेंगे वन्य प्राणी के बारे में, यानी कि वन में रहने वाले जीव जंतु के बारे में जानेंगे। तो वन में हमारे यहाँ हजारों प्रजाति जीव जंतु के रहते हैं। जैसे हो गया सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास भी होता है। इसमें एक बात बताया गया है, जो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, वह भी वनों में ही रहता है। यानी कि यहाँ नोट करिएगा कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगर किसी से फुटानी भी करना हो तो बोल दीजिएगा कि हमारा जो देश का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है, बाघ है। ये गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास भी है। यानी क्या है, हमारे भारत देश में गुजरात जो राज्य है, वहाँ गिरी का वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। नोट करिएगा। यहाँ हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। यानी कि विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जैसे कि देखिए, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर मिलते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में मिलते हैं। हाथी केरल में भी मिलते हैं, कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान में मिलते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण क्षेत्र में मिलते हैं। जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, भालू हो गया इत्यादि, ये सभी है जो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे जानवर हैं, जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय, चीता, ये सभी हमारे देश में पाए जाते हैं। अब देखिए पक्षियों के बारे में। तो हमारे देश में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नोट कर लीजिएगा। और अनेक प्रकार के पक्षी हमारे देश में पाए जाते हैं, जैसे हो गया तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख, और बोल सकते हैं चिड़िया, बगुला, कौवा, लकड़बग्घा, ये सभी जो है हमारे देश में ही पाए जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी बनाए गए हैं पक्षियों के लिए। क्यों? तो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करने के लिए ये सब बनाए गए हैं। अब अगला बताया गया है कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कोबरा एवं कैरात, जो भारत में पाया जाता है, सबसे विषैला है। अगला है कि अगर वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। सही बात कहा गया है कि वन को हम काट देंगे और उन जानवर का शिकार करेंगे तो उनकी जो प्रजातियां हैं घटवे करेगी। जैसे मानव की अगर मानव को मारना है, अगर मानव की प्रजातियों को खत्म किया जाता है, उनका प्रजातियों में कमी आएगी। इसी प्रकार से जानवरों के शिकार करेंगे, उन्हें मारेंगे तो उनकी भी प्रजातियों में तेजी से
तेजी से गिरावट होगी। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए अनेक नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, पशु विहार बनाए जा रहे हैं, जिम मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। नोट करिएगा कि सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना हो गया एवं हस्ती परियोजना, यानी कि बाघ के लिए क्या किया है, बाघ परियोजना, हाथी के लिए बचाने के लिए हस्ती परियोजना जैसे परियोजना को शुरुआत किया। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी हो गया, सींग हो गया तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने की जागरूकता लाई जा सके। तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्रवासी के अर्थ क्या हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जैसे पिंटेल बत्तख हो गया, करियूल हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया, लिटिल स्टिंट हो गया। ये सभी वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। नोट कर लीजिएगा यहाँ कि जो सबसे छोटी लिटिल स्टिंट है जिसका जो वजन होता है 15 ग्राम, वह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत आती है। अब चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहला प्रश्न है कि कौन सी पवन है जो भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो दक्षिण पश्चिमी जो पवन है वह भारत में वर्षा लाती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर बारिश नहीं हुआ तो कृषि है जो भारत में बारिश पर आधारित है, इसलिए जो ये पवन है महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो भारत में विभिन्न मौसम कौन कौन से हैं? तो अभी बताए हैं कि दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम है सर्दी का होता है। दूसरा कि मार्च से मई तक का जो मौसम होता है वह गर्मी का होता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जो जून से सितंबर के बीच होता है, उसे वर्षा का मौसम कहा जाता है। चौथा है कि मानसून के लौटने का जो मौसम है जिसे शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है, ये अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है। अगला देखिए प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वैसा वनस्पति जो बिना मानव के उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसा घास हो गया, झाड़ी हो गया, पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं जो अपने आप उपज जाते हैं, उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आगे है चौथा, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति बहुत हैं, जैसे हो गया लाख, ईंधन, लकड़ी
ये सभी जो वनस्पति है। अगला है पचमा, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है। तो सदाबहार वन है जिसमें पत्तियां हैं, इसके पेड़ की जो पत्तियां हैं हमेशा गिरते रहती है और ये अधिक लंबे भी होते हैं। जो वन है सदाबहार वन है, इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे इतने घने हो जाते हैं कि ज़मीन भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब पतझड़ वन है तो पतझड़ वन इसमें निश्चित समय पर पत्तियां गिरती हैं और एक गर्मी के मौसम में होता है। बस इतना ही अंतर लिखिएगा। अगला छठा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो अभी बताए हैं कि मानसून राम है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये मेघालय में है। दूसरा है मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। तो मैंग्रोव वन खारे जल में होते हैं, समझ गए। ये पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। अगला है महोगनी रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। तो महोगनी रोजवुड वृक्ष है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। अगला देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। तो आर्द्र पवनें ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर, जैसा कि बताया था कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर पवनें आती है दक्षिण पश्चिम से। अगला है तीसरा कि खाली स्थान भरें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिन में समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें लू भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि मौसम लौटने का समय है, यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में अधिक वर्षा होती है यहाँ। अगला तीसरा प्रश्न है गुजरात के खाली स्थान का निवास है। तो गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास स्थान है। चौथा प्रश्न है खाली स्थान मैंग्रोव वन की प्रजाति है। तो सुंदरी है। सुंदरी एक ऐसा प्रजाति है जो मैंग्रोव वन की प्रजाति है। अगला खाली स्थान को मानसून वन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। अगले अध्याय में इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। अगर आप सभी को नहीं आया तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। रिवीजन करिएगा अधिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकता है। चलिए, तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। जय हिंद।